हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीजीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में। बेसिकली हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग इन नेचर among the members of the same or different species and help in maintaining their hereditary integrity are called isolating mechanism। मतलब ऐसा मैकेनिज्म जो सेम या डिफरेंट स्पीसीज के बीच रिप्रोडक्शन को या ब्रीडिंग को रोकता है, इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को हम आइसोलेटिंग बैरियर्स या रिप्रोडक्टिव बैरियर्स भी कह सकते हैं। क्योंकि दे प्रिवेंट जीन फ्लो बिटवीन बायोलॉजिकल स्पीसीज। क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये स्पीसीज के बीच में क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन को रोक रहा है, ब्रीडिंग को रोक रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, उनके बीच जीन फ्लो भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव बैरियर्स या आइसोलेटिंग बैरियर्स भी कह सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हो सकता है या तो इंट्रिंसिक हो सकता है। एक्सट्रिंसिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म मतलब जो फैक्टर अगर काम कर रहे होंगे इंटरब्रीडिंग को रोकने के लिए, तब हम उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। जैसे कि द जियोग्राफिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म सच एज डिस्टेंस, माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट और डेजर्ट्स एक्ट एज अ बैरियर टू इंटरब्रीडिंग। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में, बीच में अगर माउंटेन है तो वो माउंटेन के आजू बाजू वाली स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ रिवर, बीच में अगर रिवर है तो उसके आजू बाजू वाले जो हैं स्पीसीज अगर वो क्रॉस नहीं कर सकती रिवर को तो वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जो भी जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं वो अगर इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट कर रही होगी, क्योंकि ये बाहरी फैक्टर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे extrinsic isolating mechanism. These outside factors are called extrinsic isolating mechanism. These factors do not allow the potential mate from related population to come in contact and meet. जैसे कि हम इमेजिन करते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉपुलेशन है। अब इन पॉपुलेशन के बीच में मान के चलो कोई रिवर आ गई है, ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन है अगर इस रिवर को क्रॉस नहीं कर सकती, ये भी इस रिवर को क्रॉस नहीं कर सकती, भले ही आइडेंटिकल हो, ये हो सकता है कि स्पीसीज वन है, ये भी स्पीसीज वन ही हो, लेकिन क्योंकि ये रिवर को क्रॉस नहीं कर सकती, ये आपस में इंटरब्रीड करेंगी ही नहीं, और धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, ये कोई डिफरेंट स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये डिफरेंट स्पीसीज में, है ना। तो इंटरब्रीडिंग की वजह क्या बोलते हैं, इस जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से इन दोनों के बीच इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके की जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। देन हम देखते हैं सेकंड इज इंट्रिंसिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। अब इंट्रिंसिक नाम से ही समझ में आ रहा है ये कैसा है, इंटरनल मैकेनिज्म होगा। एनिमल्स के अंदर से कुछ जो चीज़ें हैं वो बिहेवियर हो गया, उनका फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, वो अगर इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट कर रही हो, तब हम ऐसे मैकेनिज्म को बोलेंगे इंट्रिंसिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। जैसे कि दिस इंक्लूड्स ऑल दोज इंटरनल फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन और स्पीसीज। क्या बोल रहे हैं, इंटरनल फीचर्स, मतलब पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म के इंटरनल फीचर्स ही इंटरब्रीडिंग को रोक रहे हैं, तब हम बोलेंगे इंट्रिंसिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। दीज फीचर्स कैन बी differences in their anatomy, physiology और behavior and under the control of their genetic makeup। ठीक है, तो वो जो इंट्रिंसिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हो सकता है, स्पीसीज के एनाटॉमी में कोई डिफरेंस पाया जाए, फिजियोलॉजी में या बिहेवियर में कोई डिफरेंस पाया जाए, आगे हम एग्जाम्पल में इसको और इलेबोरेट करके देखेंगे। तो दे आर क्लासिफाइड एज, जो इंट्रिंसिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है उसको हम इकोलॉजिकल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, टेम्पोरल, बिहेवियरल, मैकेनिकल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हम कह सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं में हम गेमेटिक आइसोलेशन, जाइगोटिक मोर्टेलिटी, हाइब्रिड इनविएबिलिटी, हाइब्रिड इन्फेरियरिटी, हाइब्रिड इनफर्टिलिटी, ये सारे किसके अंदर आते हैं, इंट्रिंसिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के अंदर आते हैं, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। पहले तो हमने देखा कि फैक्टर्स जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है वो आउटसाइड का है कि इंटरनल मैकेनिज्म है, उसकी बेसिस पे हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हमने क्लासीफाई किया। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म
वो मेटिंग के पहले काम कर रहा है, मतलब कि मेटिंग होने से पहले ही प्रिवेंट कर दे रहा है ब्रीडिंग को, कि मेटिंग होने के बाद प्रिवेंट कर रहा है, मतलब जायगोट बनने के बाद प्रिवेंट कर रहा है, उसके बेसिस पे हम इस आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज प्री मेटिंग और प्री जायगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। दैट मीन्स बिफोर जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट फॉर्मेशन के पहले ही जो है ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म काम करेगा, मतलब जायगोट बनने ही नहीं देगा, तो हम बोलेंगे प्री मेटिंग। जैसे कि these isolating factors prevent mating between the members of different population, डिफरेंट पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनके बीच मेटिंग होने ही नहीं देगा, प्रिवेंट करेगा मेटिंग को, ठीक है। तो फिर इसको बोलेंगे प्री मेटिंग या प्री जायगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। देन दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा कि पोस्ट मेटिंग और पोस्ट जायगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। दैट मीन्स आफ्टर द जायगोट फॉर्मेशन, मतलब इसमें जायगोट तो फॉर्म हो जाएगा लेकिन वो इनवेबल हो जाएगा या इनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो दे प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल हाइब्रिड्स बिटवीन द स्पीसीज। क्या होगा, ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इंटरब्रीडिंग हो तो जाएगी, मतलब जायगोट तो बन जाएंगे, लेकिन वो जायगोट हो सकता है कि इनफर्टाइल हो या वो विएबल नहीं हो। तो इसको बोलेंगे पोस्ट मैटिंग और पोस्ट जायगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। अब देखते हैं इन सब के एग्जाम्पल्स, 1 बाय 1 हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये क्या है, एक्सटेंसिव आइसोलेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें जियोग्राफिकल बैरियर्स जो होते हैं जैसे कि रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये क्या करेंगे, पॉपुलेशन के बीच इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करेंगे। पढ़ लेते हैं। इन geographic isolation, two population of the same species are separated by some physical or geographical barriers or they occupy different geographical areas। कोई भी geographical barriers आ गए हैं, इस वजह से एक population जो है वो different species में बट जाती है आगे चल के, तो इसको बोलते हैं geographical isolation। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाँ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इंडियन जायंट स्क्वायरल, तो स्क्वायरल जिसका नाम साइंटिफिक नेम है रेटुला इंडिका, ये क्या करता है, इंडियन फॉरेस्ट में रहता है। तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। क्यों, क्योंकि वो अलग अलग जियोग्राफिकल बैरियर से क्या है, डिवाइडेड है, इसलिए उनका आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं होता है और वो क्या है, डिफरेंट वेराइटीज़ में डिवाइड हो चुकी है। जैसे कि इट्स वेराइटी लिविंग इन डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, जो गुजरात के डेसिडियस फॉरेस्ट में रहता है वो येलोविश कलर का होता है, ठीक है। और जो इसकी एक वैरायटी है वो डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में रहती है, वो लाइट ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। और वही क्या है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहती है मैसूर की, वो डार्क ब्राउन कलर की होती है। तो इनका इसमें क्या है, जियोग्राफिकल बैरियर्स है, ठीक है। गुजरात वाला महाराष्ट्र में नहीं आ पा रहा है, महाराष्ट्र वाला मैसूर में नहीं जा पा रहा है, इसलिए ये डिफरेंट वेराइटीज में डेवलप हो गए हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। इस वजह से ये स्क्वायरल जो है रेटुला इंडिका, इसकी डिफरेंट वेराइटीज पाई जाती है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस। डिस्टेंस की वजह से आइसोलेशन, ये भी एक एक्सटेंसिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हो गया। तो इसमें क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज विच ऑक्यूपाई अ लार्ज टेरिटरी विदाउट एनी नेचुरल बैरियर हैव बीन फाउंड टू बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। जो बहुत दूर दूर सिचुएटेड है स्पीसीज, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उनमें बीच में नेचुरल बैरियर ना भी हो, कोई रिवर नहीं है, माउंटेन नहीं है, लेकिन वो इतने डिस्टेंस में है कि वो आपस में मिल ही नहीं सकते, तो इंटरब्रीडिंग हो ही नहीं सकती है, तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एलिफेंट सील का एग्जाम्पल है इसमें। तो क्या होता है, द साउदर्न एलिफेंट सील, क्या नाम है इसका, मिरोंगा लियोनिना, अकर्स इन द कोल्ड वाटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये कहाँ पे रहता है, मिरोंगा लियोनिना साउथ अमेरिका में सिचुएटेड रहता है, ठीक है। इट्स क्लोज रिलेटिव, इसका ही एक क्लोज रिलेटिव है जो कि नॉर्दर्न एलिफेंट सील कहलाता है, एम एंगुस्ट्रियोस्टिस्ट। इट इज फाउंड इन कोल्ड वाटर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट में ये पाया जाता है। ये दोनों हालांकि सेम स्पीसीज है, टू वेरी सिमिलर फॉर्म्स हैं, लेकिन ये इतनी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस आर सेपरेटेड बाय अबाउट 3000 माइल्स। तो 3000 माइल के डिस्टेंस की वजह से वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, जीन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन और हैबिटेट आइसोलेशन। तो इकोलॉजिकल आइसोलेशन इज सीन इन दोज पॉपुलेशंस और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स। इसमें क्या हो जा रहा है,
कि जो स्पीसीज है, पॉपुलेशन है, वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रह रही हैं और इस वजह से क्या होता है कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिकॉज दे लाइव, फीड एंड मेट इन डिफरेंट हैबिटेट, क्योंकि वो डिफरेंट हैबिटेट में रह रहे हैं, वहाँ पे खा रहे हैं, वहाँ पे उनकी मेटिंग हो रही है, तो दे रियरली वेंचर आउट एंड हार्डली इंटरब्रीड। तो वो अपने एरिया से बाहर जाएंगे ही नहीं और उनका आपस में दूसरे के साथ इंटरब्रीड होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हैबिटेट आइसोलेशन, बिकॉज ये डिफरेंट हैबिटेट्स में रह रहे हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, नो रिप्रोडक्टिव बैरियर एग्जिस्ट बिटवीन टाइगर एंड लॉयन बट देयर हाइब्रिड्स आर नॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन हैबिटेट्स। ठीक है, नेचुरली इनके हाइब्रिड्स जो हैं वो नहीं बन सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव बैरियर कुछ नहीं है, ठीक है, उनमें, लेकिन क्या है, उनका हैबिटेट अलग अलग है, दैट्स वाई दे कैन नॉट इंटरब्रीड एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल और हैबिटेट आइसोलेशन। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, इकोलॉजिकल आइसोलेशन इज इलिस्ट्रेटेड बाय पिग फ्रॉग राना ग्राइलियो। राना ग्राइलियो पिग फ्रॉग है एंड गोफर फ्रॉग है राना एरियो। ठीक है, तो गोफर फ्रॉग और पिग फ्रॉग ये दो फ्रॉग की स्पीसीज है। ठीक है, तो राना ग्राइलियो इज एक्वेटिक एंड ब्रीड्स इन डीप वाटर। राना ग्राइलियो क्या है, डीप वाटर में एक्वेटिक है, वो डीप वाटर में ब्रीड करता है, जबकि राना एरियो जो है वो प्रेफर क्या करता है कि स्वाम्पी एरियाज में ब्रीड करना प्रेफर करता है, या सैलो वाटर में वो रहता है। ठीक है, तो द डिफरेंस इन इकोलॉजिकल प्रेफरेंस एलिमिनेट्स द पॉसिबल मैटिंग बिटवीन टू स्पीसीज, क्योंकि राना ग्रैलियो क्या होगा, हमेशा डीप वाटर में ब्रीड करेगा, डीप वाटर में ही रहता है, और राना एरियो जो है वो क्या सैलो वाटर में ब्रीड करना प्रेफर करता है। तो वो दोनों आपस में ब्रीड इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज दे आर इकोलॉजी या हैबिटेट इज डिफरेंट। ठीक है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल आइसोलेशन। देन नेक्स्ट इज टेम्पोरल आइसोलेशन और सीजनल आइसोलेशन। टेम्पोरल रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, तो डिफरेंसेस इन ब्रीडिंग सीजन प्रिवेंट मेटिंग एंड इंटरब्रीडिंग अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। क्या होगा, ब्रीडिंग सीजन अगर एनिमल्स की डिफरेंट है तो फिर तो इंटरब्रीडिंग होने का सवाल ही नहीं है ना। तो डिफरेंट स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई सिमिलर हैबिटेट। Seasonal isolation is very common in plants and frequently occurs in insects and certain other traits. एग्जाम्पल हम देखते हैं, राना क्लेमेटन्स ये फ्रॉग की एक स्पीसीज है, राना पिपेंस एंड राना सेल्वाइटिका। ठीक है, तो ये 3 राना फ्रॉग की जो स्पीसीज है, राना क्लेमेटेंस, राना पाइपेंस, राना सेल्वेटिका, ये क्या होता है, ब्रीड इन सेम पॉन्ड इन अमेरिका। अमेरिका के एक ही तालाब में वो ब्रीड करते हैं, बट दे डू नॉट इंटरब्रीड बिकॉज वो तीनों एक ही अमेरिका में एक ही पॉन्ड पे वो ब्रीड करते हैं, मगर वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं, क्योंकि द रिप्रोडक्टिव सीजन ऑफ दिस स्पीसीज आर डिफरेंट। तीनों की रिप्रोडक्टिव सीजन्स हम बोल सकते हैं, या टेम्परेचर जो बोल सकते हैं, वो डिफरेंट होती है, दैट्स वाई ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ टेम्पोरल आइसोलेशन और सीजनल आइसोलेशन। टेम्परेचर ऑफ वाटर इज कंट्रोलिंग फैक्टर। यहाँ पे टेम्परेचर, वाटर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोलिंग फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राना सेल्वेटिका जो है ब्रीड करता है 44 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, राना पिपेंस जो है वो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्रीड करते हैं, वही राना क्लेमेटेंस जो है वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो ब्रीड करते हैं। तो इस वजह से इनका आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं होता, और ये एग्जाम्पल शो करते हैं टेम्पोरल या फिर सीजनल आइसोलेशन का। देन हम नेक्स्ट देखते हैं इथोलॉजिकल आइसोलेशन और बिहेवियरल आइसोलेशन। तो इसमें क्या देखते हैं, इवन when population of different sympatric species are in contact and breed at the same time, the individual of one species may reject or fail to recognize individual of other species as mating partner. अगर पॉपुलेशन जो है एक ही जगह पे रह रही हो, वो ब्रीड भी कर रही हो सेम टाइम पे, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट स्पीसीज के पार्टनर के साथ मीटिंग करना रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, ये कब होता है, इथोलॉजिकल आइसोलेशन या बिहेवियरल आइसोलेशन के बारे में के टाइम पे। स्पीसीज हैव डिफरेंट मेटिंग रिचुअल। यहाँ पे क्या होता है, स्पीसीज का मेटिंग रिचुअल्स डिफरेंट होता है। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड इलैबोरेट कर्सिव कलर एंड मेटिंग बिहेवियर्स which can be considered as password between the male and female members of the same species for recognition of sex. ठीक है, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। तो डिफरेंसेस इन साइज प्रिवेंट हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन
oak toad, Bufo quercus and Gulf coast toad, Bufo valliceps। तो ये दो स्पीसीज है बूफो की, टोड की, जिसमें क्या होता है दोनों की साइज इतनी डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये है और एक ये। तो साइज डिफरेंट की वजह से ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इथोलॉजिकल या बिहेवियर आइसोलेशन। ठीक है। देन सेकेंड एग्जाम्पल इसमें है रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 स्पीसीज ऑफ लेपर्ड फ्रॉक्स। लेपर्ड फ्रॉक्स की 4 स्पीसीज हैं, राना पिपेंस, राना ब्लैडी, राना यूट्रिकुलारिया एंड राना बर्लैंडरी। दिस स्पीसीज क्लोजली रिसेंबल्स, ये चारों स्पीसीज है एक दूसरे के साथ क्लोजली रिसेंबल करते हैं, बट प्रोड्यूस डिफरेंट मेटिंग कॉल्स टू अवॉइड इंटरब्रीडिंग। बट इनके बीच आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं होती क्योंकि इनके मेटिंग कॉल्स डिफरेंट होते हैं। तो ये भी क्या है, एक बिहेवियरल आइसोलेशन है। इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और दूसरे के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।